गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल नैनो नोट्स में आप सबका स्वागत है। आज हम कवर करते हैं औरंगजेब को, ठीक है। और ये हमारा आज लास्ट टॉपिक है, लास्ट सम्राट है मुगल काल के। और इनके बाद हम इनकी नीतियों के बारे में, इनके प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह के बारे में, समाज के बारे में देखेंगे। और इसके बाद हमारा मुगल साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा और मध्यकालीन भारत हमारा ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इनके बारे में, आगे चलते हैं। पहले मैप के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो इनका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक था, किन किन क्षेत्रों में था इनका साम्राज्य विस्तार। ये जो कलकत्ता, गोवा, हैदराबाद उस टाइम का, ये पूरा लेके इधर मद्रास तक, मैसूर का क्षेत्र जो था, ये पूरा मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। 1605 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल चलता है। और ये यहाँ तक अपना साम्राज्य जो है वो पूरा जीता रहता है, ठीक। आइए आगे देखते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत। तो इनका पूरा नाम होता है अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी, ठीक है। अन्य नाम होता है औरंगजेब आलमगीर। जन्म 4 नवंबर 1618 ईस्वी में होता है और दोहद गुजरात में होता है। 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के पास मृत्यु होती है। और इनके जो पिता होते हैं उनका नाम शाहजहां और माता का नाम मुमताज महल। पत्नी राबिया दुर्रानी। पुत्री होती हैं जेबुन्निसा। पुत्र होते हैं सुल्तान अहमद, शहजादा मुअज्जम, शहजादा आजम, शहजादा अकबर कामबख्श। इन्होंने औरंगजेब आलमगीर की उपाधि धारण की होती है, ठीक है। साम्राज्य जो होता है, राज्य का जो विस्तार होता है उत्तर और मध्य भारत में। शासनकाल 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 ईस्वी तक होता है। 49 वर्षों का शासनकाल होता है। 15 जून 1659 में लाल किला दिल्ली में इनका राज्याभिषेक होता है। इन्होंने कई सारे निर्माण कार्य किए हैं, जिसमें लाहौर की बादशाही मस्जिद 1674 ईस्वी में, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में और मोती मस्जिद का इन्होंने निर्माण कराया है। इनके पूर्वाधिकारी इनके पिता शाहजहां, उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम होते हैं, ठीक है। मुगल राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं। मकबरा खुलदाबाद है, खुलदाबाद में इनका मकबरा है। और इनको अरबी, फारसी और तुर्की भाषा का ज्ञान होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 3 मार्च 1707 को मृत्यु और 4 नवंबर 1618 ईस्वी को गुजरात में इनका जन्म हुआ होता है। ये मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह होते हैं जिसने भारत पर शासन किया। 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन करते हैं। और औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से अधिक समय तक इन्होंने राज्य किया। अकबर के बाद सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट होता है ये, ठीक है। इनके साम्राज्य का विस्तार देख चुके हैं मैप में, एक बार ऐसे देखते हैं। अपने साम्राज्य के विस्तार के अंतर्गत औरंगजेब ने सर्वप्रथम असम को अपने अधिकार में करना चाहा, ठीक है। उसने मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और असम को जीतने की जिम्मेदारी सौंप दी। 1 नवंबर 1661 ईस्वी को मीर जुमला ने कूच बिहार की राजधानी को अपने अधिकार में कर लिया और असम पर उस समय अहोम जाति के लोग शासन कर रहे थे, ठीक है। मीर जुमला ने अहोमों को परास्त कर 1662 में गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। कालांतर में चलकर असम के जो आंतरिक संघर्ष का फायदा उठाकर मुगलों ने 1670 ईस्वी में कामरूप के अतिरिक्त असम पर फिर से अधिकार कर लिया, ठीक। और औरंगजेब की जो दक्षिण की नीति के संबंध में क्या क्या इनकी नीतियां थी दक्षिण विजय के बारे में, तो देख लेते हैं कि ये दक्षिण विजय क्यों करना चाहता था। कहा जाता है कि 1656 और 57 की संधि का उल्लंघन किया जाना, बीजापुर द्वारा 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष न देना, ठीक है। अब देखते हैं जो, ठीक है। उसके बाद बीजापुर द्वारा शिवाजी की मदद और गोलकुंडा द्वारा मुगलों के विरुद्ध बीजापुर की मदद, ठीक। और दक्षिण की जो आर्थिक संपन्नता और इन राज्यों का शिया अनुयायी होना, ठीक है। दक्षिण के जो राज्य थे वो काफ़ी संपन्न थे और ये जो राज्य थे वो शिया संप्रदाय के थे,
ठीक है। दक्षिण में औरंगजेब के अभियान को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? एक तो 1660 से 81 ईस्वी के बीच का, जिसमें उसने विभिन्न सेनापतियों को भेजता है, ठीक। और दूसरा है 1681 ईस्वी के बाद उसने स्वयं नेतृत्व करता है, ठीक है। तो हम आपको अभी बताएंगे डिटेल में, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं दक्षिण के अभियान के जो क्रम थे, कैसे कैसे अभियान करता है और किन किन लोगों को भेजता है, वो देख लेते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लेते हैं एक बार, ध्यान में रहेगा, आप ही आ जाए एग्ज़ाम में तो देख के याद आ जाएगा। सबसे पहले शाइस्ता खां के बाद जय सिंह को भेजता है, ठीक है। जय सिंह के बाद मुअज्जम के बाद बहादुर खां, के बाद शाह आलम के बाद खुद जाता है औरंगजेब स्वयं, ठीक है। तो ये इनका क्रम है 2 चरणों का, ठीक है। तो उसको देखते हैं कैसे कि सिंहासन पर बैठने के उपरांत औरंगजेब ने बीजापुर के जो शासक होते हैं आदिल शाह द्वितीय को 1657 की संधि का पालन न करने के कारण दंड देने के लिए जयपुर के जो राजा जय सिंह होते हैं उनको 1665 में दक्षिण भेजता है। जय सिंह ने बीजापुर के पूर्व जो शिवाजी होते हैं उनके खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई में सफलता प्राप्त कर 1665 में उनसे पुरंदर की संधि कर लेता है, ठीक है। और पुरंदर के बाद जय सिंह ने शिवाजी के सहयोग से जो बीजापुर पर आक्रमण कर देते हैं और प्रारंभिक सफलता से उत्साहित होकर जय सिंह ने कई सारी गलतियां कर दी, कई सारे गलत निर्णय ले लिए, जिसके कारण वो बीजापुर पर अधिकार करने में असफल हो जाते हैं, ठीक है। औरंगजेब ने नाराज होकर जय सिंह को 1666 में वापस आने का आदेश दे देता है और उनको बुला लेता है, ठीक है। उस वापस आते ही टाइम पे रास्ते में बुरहानपुर के समीप 11 जुलाई 1666 ईस्वी को जय सिंह की मृत्यु हो जाती है, मार दिया जाता है। और दिसंबर 1672 में आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है। जब आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका पुत्र जो होता है सिकंदर आदिल शाह, वो बीजापुर का सम्राट बनता है, ठीक है। उसी समय में जो बीजापुर में 2 गुट होते हैं, एक खवास खां के नेतृत्व में और दूसरा बहलोल खां के नेतृत्व में, वो सक्रिय होता है बीजापुर में। दोनों गुटों में कई सारे मतभेद होते हैं, उनका फ़ायदा उठाकर जो मुग़ल सूबेदार होता है बहादुर खां ने 1676 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण कर दिया, परंतु हार जाता है वो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक। और जब वो असफल हो जाता है अभियान में तो 1679 में दिलेर खां को दक्कन का सूबेदार बनाकर बीजापुर को जीतने का अधिकार सौंप दिया जाता है, ठीक। औरंगजेब सौंपता है, उसके सहयोग हेतु शाह आलम भी दक्षिण जाता है और इन दोनों को भी असफलता का सामना करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 1685 का टाइम आता है और शहजादा आलम के नेतृत्व में मुग़ल सेनाओं ने बीजापुर पर आक्रमण किया। कई महीने तक वो दुर्ग को घेरे रखते हैं परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लगती है और 13 जुलाई 1665 को स्वयं सम्राट औरंगजेब ने आक्रमण की कमान अपने हाथों में ले ली और स्वयं वो आक्रमण के लिए आगे बढ़ता है। परिणाम स्वरूप जो 22 सितंबर 1685 को बीजापुर के शासक सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर देता है औरंगजेब के समक्ष, और औरंगजेब ने सिकंदर शाह का स्वागत किया और उसे खान का पद दे दिया, 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी दी, उसे दौलताबाद के दुर्ग में कैद करवा दिया, ठीक। और 23 अप्रैल 1700 को इसकी मृत्यु हो गई, उसी में दुर्ग में कैद खाने में उनकी मृत्यु हो गई और बीजापुर जो मुगलों के अधिकार में आ गया, ठीक। इसी प्रकार गोलकुंडा पे अधिकार करने के लिए भी उसने क्या नीतियाँ अपनाई थी, देखते हैं, ठीक है। तो 1656 ईस्वी में गोलकुंडा के जो सुल्तान होते हैं और मुग़ल सम्राट के बीच संधि की अवहेलना करने, मुग़लों के साथ संघर्ष में बीजापुर और मराठों को सहयोग करने तथा हीरा जवाहरात और सोने चांदी की खानों की भरमार के कारण ही औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार करने का निर्णय लिया था, ऐसा कहा जाता है।
और गोलकुंडा पर औरंगजेब के सैनिक अभियान के समय वहाँ का जो अयोग्य एवं विलासीय पूर्व शासक अबुल हसन था, ठीक है, गोलकुंडा में, तो शासन की पूरी जिम्मेदारी जो है मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों के हाथों में थी। वहाँ का शासक इतना विलासी था कि वो उसका जो राज्य का राजपाट था, वहाँ के उसके राज्य की रक्षा करने का जो दायित्व था वो 2 ब्राह्मणों पे थी, ठीक है। औरंगजेब ने जुलाई 1685 में मुअज्जम को खाने जहाँ के साथ गोलकुंडा पर अधिकार करने के लिए भेजा था। सुल्तान अबुल हसन ने डर कर मुगलों की सभी शर्तों को मानकर संधि कर ली, परंतु कालांतर में जब सुल्तान ने संधि की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया, जिससे औरंगजेब ने 7 फरवरी 1687 को औरंगजेब की आक्रमण करने की बागडोर संभालते हुए 8 महीने के प्रयासों के बाद भी जब उसे सफलता हाथ नहीं लगी, तो औरंगजेब ने अब्दुल गानी नामक एक अफगान सरदार को लालच देकर फाटक खुलवा लिया। गोलकुंडा का जो फाटक था, वहाँ पे एक अफगान सरदार था अब्दुल्ला गानी, उसको उसने लालच देकर फाटक खुलवा लिया और 1697 ईस्वी में उसने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सुल्तान को 50,000 रुपये की वार्षिक पेंशन देकर दौलताबाद के किले में कैद करवा दिया गया और गोलकुंडा का जो पूर्ण विलय था वो मुगल साम्राज्य में कर लिया उसने, औरंगजेब ने, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला था, उसी प्रकार औरंगजेब ने गोलकुंडा का किला सोने की कुंजियों से खोला। इसने पैसा देकर और महल का दरवाज़ा खुलवा लिया था और आक्रमण कर दिया, ठीक है। मराठों से संघर्ष को देखते हैं। मराठों से संघर्ष, तो मुगलों से जब शिवाजी का पहला संघर्ष 1656 में हुआ था, जब शिवाजी अहमदनगर एवं जुन्ना के किले पर आक्रमण कर दिया था। शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नार के किले पर आक्रमण कर दिया था। उसी समय पे 1656 में शिवाजी और मुगलों का संघर्ष हुआ था। 1659 में जब शिवाजी ने बीजापुरी सरदार अफजल खां को हरा दिया और 1663 में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को पराजित कर दिया, शिवाजी की दक्षिण में बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए औरंगजेब ने इसी बात से लेकर जय सिंह को दक्षिण में भेजा और जय सिंह और शिवाजी के मध्य 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है, युद्ध होता है और पुरंदर की संधि होती है, ठीक है। तो संधि की शर्तों में क्या था, कहा गया था कि शिवाजी ने 4 लाख हूण वाले 23 किले मुगलों को सौंप दिए थे और अपने जो पुत्र थे शंभू जी को मुगल सेना में भेजकर जय सिंह के कहने पर स्वयं 22 मार्च 1666 ईस्वी को आगरा के किले में दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत हुए। यहाँ से शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन भेज दिया गया और वहाँ से शिवाजी फरार हो गए, जिसके बाद शिवाजी 3 वर्षों तक मुगलों के साथ शांतिपूर्वक रहे और आगे चलकर औरंगजेब ने उन्हें राजा की उपाधि दे दी। एक मिनट इसको, हाँ ठीक है, और औरंगजेब ने उन्हें राजा की उपाधि दे दी तथा बरार में एक जागीर दे दी शिवाजी को। उनके जो पुत्र थे शंभू जी को पंच हजारी सरदार के पद पर नियुक्त कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा। और शिवाजी ने जो रायगढ़ में 16 जून 1674 को अपना राज्याभिषेक करवाकर छत्रपति की उपाधि धारण कर ली, ठीक है। और 14 अप्रैल 1680 को जब उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंभू जी मराठा शासक बनते हैं और औरंगजेब ने एक संघर्ष में 1 मार्च 1689 को उनकी हत्या कर रायगढ़ पर भी अधिकार कर लेता है, ठीक है। शंभू जी को मार देता है औरंगजेब और रायगढ़ किले को जीत लेता है। तो औरंगजेब के विरुद्ध कुछ विद्रोह किए जाते हैं, जो कि वहाँ के जो स्थानीय लेवल पर विद्रोह होते हैं या कुछ संप्रदाय जो होते हैं, कुछ जाट वगैरह या सिख, उनका जो विद्रोह होता है औरंगजेब के खिलाफ, उनको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार को थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध हुए विद्रोहों के पीछे महत्वपूर्ण कारण जो उसका राजत्व सिद्धांत था और उसकी जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी, उसके कारण हुए थे। किसानों के विद्रोह के पीछे भूमि से जुड़े हुए विवाद थे, सिखों के विद्रोह के पीछे धार्मिक कारण थे और राजपूतों के विद्रोह के पीछे उत्तराधिकार की समस्या थी। अफगानों के विद्रोह के पीछे एक अलग अफगान राज्य के गठन की मांग हो रही थी, ठीक है।
तो जाट लोग क्यों विद्रोह कर रहे थे? धार्मिक असहिष्णुता और किसान विरोधी नीतियों के कारण ही औरंगजेब के समय का पहला विद्रोह मथुरा में जाट नेता गोकुला के नेतृत्व में 1669 में प्रारंभ हुआ। ठीक है। मुगल सेनापति अब्दुल नबी विद्रोह को कुचलने के प्रयास में मार दिया गया और मुगल फौजदार हसन अली के नेतृत्व में मुगल सेना ने गोकुल को पकड़कर उसके शरीर को कई भागों में काट डाला और 1686 में जाट नेता राजा राम और रामचीरा ने जाट विद्रोह का नेतृत्व प्रारंभ किया और ये युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। सिख विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। सिख विद्रोह 16वीं शताब्दी में सिख समुदाय की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। सिखों के जो चौथे गुरु थे रामदास के समय गुरुत्व का पद पैतृक हो गया था और अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण उन्हीं के समय में हुआ था, जिसके लिए सम्राट अकबर ने भूमि उपलब्ध कराई थी। ठीक। जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव के समय में वो प्रसिद्ध सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था उन्होंने, और गुरु अर्जुन देव ने सिख संप्रदाय को दृढ़ता प्रदान करने का प्रयास किया। जो विद्रोही शहजादे खुसरो को गुरु ने अपना आशीर्वाद दिया था। ठीक। जो खुसरो था उसको गुरु ने अपना आशीर्वाद दिया था, जिसकी वजह से 1606 में जहांगीर ने गुरु को फांसी दे दी और गुरु अर्जुन देव के जो पुत्र थे हरगोविंद सिंह ने शहजादा के विरुद्ध विद्रोह कर उसकी सेना को 1628 ईस्वी में परास्त कर दिया। जो उनके 8वें गुरु थे सिखों के गुरु हरकिशन के पुत्र गुरु तेग बहादुर सिंह ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया तथा इस्लाम धर्म स्वीकारने का विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली में कैद करके 1765 में मार दिया गया। तेग बहादुर ने अपने धर्म को जीवन में अधिक पसंद किया था। उनके बारे में प्रसिद्ध उक्ति यह भी है कि उनका अपना सिर दिया सार न दिया। सिख गुरुओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुरु गोविंद सिंह थे, ये सबको पता ही है। ठीक है। तो सिखों का और मुगलों का हमेशा से ही युद्ध होता रहता था। तो सतनामी विद्रोह देखते हैं। 1672 ईस्वी में सतनामियों का विद्रोह होता है और ये मूल रूप से हिंदू भक्तों के अनुपद्रवी संप्रदाय थे, जिनका केंद्र नारनौल, पटियाला और मेवाड़ अलवर क्षेत्र में था। ये लोग व्यापार एवं खेती करते थे। धर्म के मामले में इन्होंने सतनाम की उपाधि से अपने को सम्मानित किया हुआ था। सतनामियों का विद्रोह का तत्कालीन कारण माना जाता है कि एक मुगल पैदल सैनिक द्वारा उसके एक सदस्य की हत्या कर दी गई थी और अप्रशिक्षित सतनामी किसान शीघ्र ही विशाल शाही फौज द्वारा परास्त हो गए, हरा दिए गए थे। ठीक है। राजपूत विद्रोह के बारे में देखते हैं। औरंगजेब ने राजपूतों के प्रति धर्म के क्षेत्र में अनुदारता की नीति अपनाई थी। कुरान का कट्टर समर्थन होने के नाते वह अन्य धर्मों मुक्तया हिंदू धर्म के प्रति बहुत असहिष्णु था। 12 अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर उसने दोबारा जजिया लगा दिया था और सर्वप्रथम जजिया कर मारवाड़ पर लागू किया था उसने। धार्मिक क्रियाकलापों, त्योहारों, उत्सवों को प्रतिबंधित करते हुए औरंगजेब ने हिंदुओं से तीर्थ यात्रा कर पुनः वसूलना शुरू कर दिया था। बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया था। नवीन और पुराने मंदिरों के निर्माण पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। मेवाड़ और मारवाड़ के प्रति उसकी नीति क्या थी? ठीक है। मारवाड़ पे जो औरंगजेब की निगाहें काफ़ी दिनों से गड़ी हुई थी। 20 दिसंबर 1678 को जामरुद्र में महाराजा यशवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उत्तराधिकार के अभाव में मुगल साम्राज्य का जो बहुत बड़ा कर्ज होने का आरोप लगाकर उसे खालसा के अंतर्गत कर लिया। औरंगजेब ने यशवंत सिंह के भतीजे के बेटे जो इंद्र सिंह राठौर को उत्तराधिकार शुल्क के रूप में 36 लाख रुपए देने पर जोधपुर का राणा मान लिया था और कालांतर में महाराजा जसवंत सिंह की जो विधवा पत्नी थी उनसे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है अजीत सिंह। औरंगजेब ने यशवंत सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी जो पृथ्वी सिंह को जहर की पोशाक पहनाकर चालाकी से मरवा दिया और औरंगजेब ने अजीत सिंह, ठीक है, और वो जहर की पोशाक पहनवा के मरवा देता है। औरंगजेब ने अजीत सिंह और यशवंत सिंह की जो रानियों को नूरगढ़ के किले में कैद करा दिया और औरंगजेब की शर्त थी कि यदि अजीत सिंह इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले तो उसे मारवाड़ सौंप दिया जाएगा। लेकिन राठौर नेता जो दुर्गादास थे किसी तरह से अजीत सिंह और यशवंत सिंह की विधवाओं को साथ लेकर जोधपुर से भागने में सफल हो जाते हैं। राठौर दुर्गादास की अपने देश के प्रति निस्वार्थ भक्ति के लिए कहा जाता है कि उस स्थिर हृदय को मुगलों का सेना सत्यपथ से डिगा न सका और मुगलों के शस्त्र डरा नहीं सके। ठीक है। तो मारवाड़ के बाद मुगल सेना ने हसन अली खां के नेतृत्व में
मेवाड़ के जो नरेश होते हैं जय सिंह, राणा जय सिंह पर आक्रमण कर देता है और दुर्गादास और राठौर के सैनिक भी राणा के साथ थे। फिर भी 1 फरवरी 1681 को राणा पराजित हो जाता है और मेवाड़ मुगलों के अधिकार में आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र पर भी विद्रोह किया था औरंगजेब ने। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसकी धार्मिक नीतियाँ क्या थी। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था, सिक्कों पर कलमा खुदवाया था, नौरोज का त्योहार मनाता था, भांग की खेती करता था, गाना बजाता था, इन सब पे रोक लगा दिया था। ठीक है, गाना बजाना, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, इन सब पर रोक लगा दिया था। ठीक है, 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, तीर्थ यात्रा पर कर पुनः लगा दिया था। अपने शासनकाल के 11 वर्षों में धरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और 1668 में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1699 में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दे दिया और बड़े बड़े नगरों में औरंगजेब द्वारा मुहतसिब सार्वजनिक सदाचार निरीक्षण को नियुक्त किया गया, जो निरीक्षण करते थे। 1669 में औरंगजेब ने बनारस के जो विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराव मंदिर को तुड़वा दिया और उसने शरीयत के जो विरुद्ध जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया। इन्हीं में आबवाब नाम से जाना जाने वाला रायदारी या परिवहन कर, पानडारी या चुंगी कर, ठीक है, स्थानीय कर भी शामिल थे। और औरंगजेब ने दारुल हर्ब या काफिरों का देश को दारुल इस्लाम या इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। कहा जाता है कि ये बहुत अत्याचारी था। ठीक है, इसने औरंगजेब के समय में ब्रज में आने वाले तीर्थ यात्रियों पर भारी कर लगाया गया था, मंदिर नष्ट कर दिए गए थे, जजिया कर फिर से लगा दिया गया था, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाने लगा था। इस समय जो तोड़े गए की जगह पर मस्जिद और सराय बनाई गई तथा मकदब और कसाई खाने कायम किए गए। हिंदुओं के दिल को दुखाने के लिए गोवध की करने की खुली छूट दे दी गई थी। ये सब जो पुराने लेखक होते थे उनकी पुस्तकों से देखने को मिलता है। धर्माचार्यों का निस्मरण, जब ब्रज में इतना अत्याचार होने लगा तब वहाँ के जो धर्मप्राण भक्तजन थे अपनी देव मूर्तियाँ और धार्मिक पोथियों को लेकर भागने पर विचार करने लगे और तीर्थ स्थानों में रहकर अपना धर्म कर्म करना प्रारंभ करना चाहते थे, किंतु यहाँ रहने के लिए असंभव हो गया था, वहाँ भी वो नहीं रह पा रहे थे। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर ने इसके बारे में कहा है कि बाबर से लेकर शाहजहां तक मुगलों ने भारत की जिस सामाजिक संस्कृति को पाल पोस कर खड़ा किया था उसे औरंगजेब ने एक झटके में तोड़ डाला और साथ ही साम्राज्य की कमर भी तोड़ दी। वह हिंदुओं का ही नहीं सूफियों का भी दुश्मन था और सरमद जैसे संत को उसने सूली पर चढ़ा दिया था। ठीक है, तो इसकी मृत्यु हो गई थी। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उसने दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका उसके जो उसका बड़ा बेटा होता है उसका नाम होता है मुअज्जम और छोटे का नाम होता है आजम। तो मुअज्जम औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट बनता है। स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसने बादशाही मंदिर बनवाई थी, दिल्ली के लाल किले को लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई। ठीक है, समकालीन संगीतज्ञ कौन कौन थे? सुखीथेन, कलावंत, कृपा, हयात सरसेन, सरसनैन, रसबैन खां, ये थे इनके साम्राज्य के संगीतज्ञ। और साहित्य के बारे में देख लेते हैं। तत्कालीन रफ़ी खां का मुनख्खब उल तवारीख, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम का आलमगीर नामा, मोहम्मद साकी का मसासिर आलमगीरी, सुजान राय का खुलासत उल तवारीख, ईश्वर दास का फुतूहात आलमगीरी, भामसेन बुरहानपुरी का नुक्शा ए दुलकुशा। कुछ गलत हो जाए तो माफ़ करिएगा। बहुत ठीक है। राज्य का वर्गीकरण इसने कैसे किया था? औरंगजेब ने राज्य का वर्गीकरण किया था, 21 सूबों में विभक्त किया था। उसके 14 सूबे उत्तर में थे, 6 दक्षिण भारत में और 1 अफगानिस्तान में था। सैन्य प्रबंध की क्या व्यवस्था थी? उसके 60,000 घोड़े थे और 1 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 ऊँट थे, 30,000 हाथी इसकी सेना में थे। तो बस इसको यहाँ पे आज समाप्त होता है हमारा औरंगजेब के बारे में।
ठीक है, अभी हमारे मुग़ल साम्राज्य के जितने भी सम्राट थे उनका हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और अब एक लेक्चर और बचा है, उसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत और दिल्ली सल्तनत पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच।